हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 4 अगस्त 2020 4 अगस्त 2020 को हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिली, ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जो हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हम कभी कुछ देखेंगे, या जहाँ वो चीज़ हुई उन लोगों को भी कभी इतना नहीं लगा होगा कि हमारे देश में इतना सब कुछ हो रहा है या कभी हम ऐसा देखेंगे। एक बार नहीं, 2 बार। उसी दिन 2 ब्लास्ट, पहले एक छोटा सा, फिर दूसरा ब्लास्ट इतना बड़ा कि उसने पूरे उस शहर की धज्जियां उड़ा दी। What happened? Oh my. Oh my god. तो दोस्तों, ये कहानी मिडिल ईस्ट ग्रुप में एक जगह है लेबनान, जिसकी कैपिटल है बेरूत। उसके पोर्ट पे ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना बुरा हुआ कि जिसके झटके लगे दूर दूर तक, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया। ये कहानी शुरू होती है ऐसे 7 साल पहले, यानी सितंबर 2013 में। एक रशियन बिजनेसमैन है जिसका नाम है इगोर ग्रीशुस्किन। उसने जॉर्जिया से ये शिप भेजा था। इस शिप के अंदर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। क्यों था? क्योंकि उसको $1 मिलियन दिए गए थे। एक कंपनी है फैब्रिका एक्सप्लोसिवोस, ये अफ्रीकन कंपनी है। उसने ऑर्डर दिया था शिपमेंट का कि अपने इस शिप के थ्रू ये जो केमिकल है हमारे पास भेजो, मोजाम्बिक में, अफ्रीका में। ये जो शिप था, इस शिप की हालत इतनी बुरी थी, ये ट्रैवल करने के लिए नहीं था, लंबे सफर के लिए शिप नहीं था। लेकिन फिर भी ये चीज उसने देखी नहीं, ये शिप उसने छोड़ दिया पानी में। जब पानी में शिप छोड़ा, इस शिप के अंदर 9 क्रू थे और एक कैप्टन था। ना तो खाने पीने का कोई सामान था क्रू मेंबर्स के लिए, ना पैसे थे। तो बिल्कुल जर्जर हालत थी इस शिप की। इस शिप को ग्रीस में रुकना था ईंधन भरवाने के लिए। जब ये शिप ग्रीस में रुका, फिर उसको सुएज रिवर पार करके मोजाम्बिक पहुंचना था। अब जब हम किसी हाईवे पे जाते हैं तो हमें टोल देना पड़ता है। तो वैसे जब कोई शिप सुएज रिवर पार करता है तो उसको एक चुंगी देनी पड़ती है, टोल देना पड़ता है। तो उसके भी पैसे नहीं थे शिप के पास। उस शिप के कैप्टन ने उस बिजनेसमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उस बिजनेसमैन ने बोला कि मेरे पास ही पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, इस शिप को मोड़ के लेबनान के पोर्ट पे ले जाओ, बेरूत ले जाओ। वहां से जितना एक्स्ट्रा कार्गो होगा, मशीन्स का जो एक्स्ट्रा सामान होता है, वो शिप में ला दो। फिर उससे जो पैसा आता है उससे शिप का खर्चा निकाल लेना। उसने बोला ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। जब वो शिप को बेरूत पोर्ट पे लेके गए, फिर वहां पे ऐसा हुआ कि जब भी कोई शिप एक कस्टम पे जाके एक पोर्ट पे जाके खड़ा होता है तो उसको कुछ फीस देनी पड़ती है। उनके पास वो भी नहीं था देने के लिए। तो 13 नवंबर 2013 की ये बात है, जब वो शिप जो है पोर्ट पे आके खड़ा हो गया। जब वो सामान लाद रहे थे उसके अंदर, वो जो जिस पर्पज से वो पोर्ट पे आया था, कार्गो मशीन्स का एक्स्ट्रा कार्गो रखने के लिए, जब वो डाल रहे थे तो उसमें भी जगह ही नहीं थी। इनफैक्ट वो इतना वेट लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 30-40 पुराना साल का वो शिप था। तो इसी बीच में जब वो चेक कर रहे थे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं इसमें लोड हो पा रहा है इतना, तो जगह नहीं थी उसमें इतनी, और वो इतना भारी उठा भी नहीं पा रहा था। इसी बीच में जो कस्टम ऑफिसर्स थे बेरूत पोर्ट के, उन्होंने नोटिस की ये बात कि ये जो शिप है इसकी हालत बहुत बेकार है, ये लंबे ट्रैवल के लिए शिप नहीं है, इसको पानी में कैसे छोड़ा गया है। और दूसरी बात ये भी थी, वही पैसों वाली बात, उन पे वो उसको खड़ा करने के लिए पैसे भी नहीं थे, शिप को खड़ा करने के लिए पोर्ट पे। तो उन्होंने क्या बोला कि शिप को अपने चार्ज में ले लिया उन पोर्ट वालों ने, और वो जो मेंबर थे अलॉन्ग विद कैप्टन, जिनका कैप्टन का नाम था बोरिस, उनको भी अपनी हिरासत में ले लिया। उसमें से फिर क्या हुआ कि कुछ साल बाद वो जो 6 क्रू मेंबर को भेज दिया घर वापस। बाकी 3 क्रू मेंबर बचे और अलॉन्ग विद कैप्टन 9 क्रू मेंबर थे। उनको शिप में ही रहने के लिए बोला। उनको बोला कि जब तक आप हमारी पेमेंट नहीं करोगे तब तक यहाँ शिप से जाओगे नहीं। बोला ठीक है सर, नहीं जाएंगे। अब 10-11 महीने बीत गए, वो लोग उसी में थे, कैप्टन और वो क्रू 3 बाकी। इस बीच में क्या हुआ, वो जो कैप्टन था बोरिस,
वो रशिया से बिलोंग करता था। उसने रशियन एम्बेसी को, लेबनान में जो रशियन एम्बेसी थी, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, अपने देश से हेल्प मांगी, लेकिन कोई हेल्प मिली ही नहीं उससे। फिर 10-11 साल वो शिप में रहा। उसके बाद जब उसकी बात किसी कोर्ट ने नहीं सुनी, किसी ने भी कुछ नहीं सुनी, तो उसने जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको लेटर भेजे। उनको बोला कि सर, हम इस शिप में इस केमिकल के साथ हैं और यहाँ कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि ये शिप के अंदर है और शिप की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि ये लंबे टाइम तक ये इसको शिप के अंदर रख पाए। तो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कुछ साल बीते, फिर फाइनली 2013 ख़त्म हो गया। फिर अगस्त 2014 में उस कैप्टन ने शिप का कुछ सामान बेचा, लॉयर करने के बाद जैसे तैसे लेबनान की एक कोर्ट ने उनके ऊपर तरस खा के उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया, लेकिन फिर अगस्त 2014 से लेके अगस्त 2020 तक वो जो केमिकल था वो वहीं रहा और शिप जो है 2018 में डूब गया। वेयर हाउस में केमिकल निकाल के शिप से रखा गया, वेयर हाउस नंबर 12 में। सबको पता था कि कस्टम डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन थी, इतनी अकल थी उनमें कि अगर ये केमिकल ब्लास्ट होने वाला केमिकल है, बहुत डेंजरस केमिकल है। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल होता है, अगर उसके लिए आपने प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर गया तो ये ब्लास्ट हो जाता है बुरी तरह से। कस्टम डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं बदरी दाहे, उन्होंने लेबनान की जुडिशरी को बहुत लेटर लिखे, जिसमें से 2017 में एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि ये जो केमिकल है ये बहुत डेंजरस केमिकल है सर, अगर इसको देश से बाहर निकाला नहीं गया या किसी को बेचा नहीं गया तो ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। हमने पहले भी बहुत लेटर लिखे हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कस्टम डिपार्टमेंट ये चाह रहा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो केमिकल पड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाए, ताकि वो उसका डिस्पोजल कर पाए। बाकी जो उनके जनरल मैनेजर हैं कस्टम डिपार्टमेंट के, हसन कुरैतम, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली जो उनके डायरेक्टर जनरल ने बोला था कि हमने बहुत कोर्ट्स को बताया, बहुत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, बहुत जुडिशरी को बताया, लेकिन किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। हर बार एक रिस्पॉन्स आता था कि एक दिन इसकी नीलामी होगी, इसका एक दिन ऑक्शन होगा, उसमें ये केमिकल निकल जाएगा, बट वो एक दिन कभी नहीं आया। फिर एक रिपोर्ट में, द इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में ये भी था कि ये जो केमिकल है वो डीकम्पोज होने लगा था, सड़ने लगा था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ। अब वो ब्लास्ट, 2 ब्लास्ट हुए वहाँ पे, पहले एक छोटा सा हुआ, फिर उसके साथ साथ वो दूसरा जो ब्लास्ट हुआ वो इतना बुरा ब्लास्ट हुआ कि उनके जो वो पोर्ट था, उन पोर्ट में खाने पीने का सामान भी रखा था वहाँ का और उनके लोगों का, तो वो भी नहीं बचा था। और वो जो ब्लास्ट इतना हैवी था कि बिल्डिंग्स उड़ गई आधी आधी, हॉस्पिटल्स आधे उड़ गए, आधे पूरे साफ हो गए। और रोड पे जब कोई चीज़ फटती है तो वो जो वाइट जो हो जाता है ग्लास, वो इतनी गंदगी इतनी सड़क पे हो गई थी फटने की वजह से, कचरा इतना हो गया था कि वो एम्बुलेंस भी नहीं आ पा रही थी। तो वो क्या ही लोग बचते, फिर वो लोग एक दूसरे को उठा के, एक दूसरे को सपोर्ट कर करके हॉस्पिटल तक लेके जा रहे थे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका कनेक्शन हिजबुल्लाह कम्युनिटी से है। हिजबुल्लाह कम्युनिटी एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका बेस जो है वो लेबनान में है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कनेक्शन इसलिए है क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि ये जो हिजबुल्लाह कम्युनिटी है इसका बेरेट जो पोर्ट है वहाँ से कुछ पुराना कनेक्शन है। इसलिए कनेक्शन है क्योंकि ये वहाँ से अपने वेपन्स की स्मगलिंग करते थे। बाकी अभी पिछले साल 2019 में इनका एक कमांडर है अली कुरानी, उसको 40 साल की जेल हुई थी। इसलिए जेल हुई थी क्योंकि वो चाइना की किसी कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट ले रहा था एक हैवी टन्स में। बाकी जो उस कम्युनिटी का हेड था उसने बोला कि हमारा कोई रोल नहीं है इस ब्लास्ट के अंदर, हमने कोई ब्लास्ट नहीं करा तुम्हारी कंट्री के अंदर। फिर बाद में बेरेट ने बोला कि ये जो ब्लास्ट है ये हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ही हुआ है। लेबनान के लोगों का बोलना ये है कि हमारा कोई देश ही नहीं था, ये देश है ही नहीं हमारा। बाकी कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि अच्छा होता कि इजराइल हम पे हमला कर देता, हम एक बार को ये सोच लेते कि हम जो है दूसरे देश से हार गए। बाकी यहाँ तो पता चल रहा है कि हमारा देश ही खोटा निकला, हमारे देश ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो और वो क्या ही करेगा।
मतलब सोचने वाली बात है कि उन लोगों को पता ही नहीं कि उनकी कंट्री में क्या आ रहा है और जो आ रहा है वो कितना डेंजरस है। बाकी मतलब एक सुबह वो उठते हैं, शाम को घर जा रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, पता चलता है कि बूम, ब्लास्ट, सब खत्म, आधे लोग मर गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके अंदर, उसने प्रिकॉशन ले लिया हमारे लिए। दूसरी चीज, ऐसा मत सोचना कि ये जो ब्लास्ट है ये पहली बार ही हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा। 1947 में 2 ब्लास्ट हमने देखे थे। ऐसे बहुत सारे ब्लास्ट हैं, बट जो मेन है वो ये थे कि टेक्सास सिटी जा रहा था शिप एक, तो वो पानी में फट गया था। जब वो पानी फटा तो कम से कम 15-15 फीट ऊपर लहरें उठी थी, तो लगा लो अंदाजा। तो उसमें भी 2300 टन नाइट्रेट इंक्लूडेड था। फिर एक फ्रांस में एक कार्गो शिप में ब्लास्ट हुआ था 1947 में ही, सेम ईयर में, जिसमें 3000 टन नाइट्रेट इंक्लूडेड था, जिसमें कम से कम 300 लोग मरे थे शायद। और फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनी इससे रिलेटेड, लेकिन वो फॉलो हुई नहीं, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर 2004 में एक ईरानी मालगाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, वो एक गांव क्रॉस कर रही थी, उसमें कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ था, वो अमोनिया नाइट्रेट भी था, वो नीचे से लीक हो गया, तो वो फट गई गाड़ी। वो जिस गांव से वो गाड़ी क्रॉस कर रही थी वो गांव ही फट गया था बुरी तरह से। तो मतलब अगर अंदाजा लगाओ तो कितना बुरा ब्लास्ट हो सकता है, तो लगा लो कि जहां आप रहते हो ऐसा ना हो कि हो आपके पास कहीं, जहां आप रहते हो वहां से 234 किलोमीटर या 235 किलोमीटर लगा लो क्या क्या होगा, वहां तक ये ब्लास्ट के झटके महसूस हुए थे। क्योंकि साइप्रस एक जगह है जो बेरेट से 234-235 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो बेरेट में फटा, तो वहां जाके उसके झटके महसूस हुए। ऐसा लगा कि इसे भूकंप आया उनकी सिटी में, ऐसा लगा था उनको कि हमारे यहाँ पे कोई ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये थी पूरी इस ब्लास्ट की कहानी जो लेबनान में हुआ। बाकी जहाँ पे एज पर रिपोर्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी जो पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद 3% से हिल चुके हैं, वहीं पे अगर आप लेबनान को देखो बिफोर पेंडेमिक, वहाँ पे उसका पब्लिक डेट टू जीडीपी यानी उस कंट्री पे कितना उधार है, उसमें वो 3rd नंबर पे फॉल कर रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। 27% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, 25% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर बाकी अंदाजा लगा ही सकते हो कि पेंडेमिक से पहले ये हाल था तो बाद में क्या हाल हुआ होगा, और फिर उसके बाद ब्लास्ट के बाद अब क्या हाल होगा उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। ये वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में गया है, देन मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप। बाकी प्रे फॉर लेबनान।